हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया जाने वाला है। और जो चैप्टर के स्टार्टिंग से 3-4 पन्ने हैं जिसमें ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है वो सारा इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से एक बार थीम बता देता हूँ इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हेडिंग देख लो, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्नाइज होने के जो पाथ थे, जो रास्ते अपनाए, कि इन्होंने अपनाए चाइना और जापान ने। जो चाइना और जापान है वो आज के टाइम पीरियड पे डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आ गए हैं और वो एशियन नेशंस हैं। तो एशियन नेशंस में सबसे पहले करने वाले यही देश थे, तो उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, हम डेवलपिंग की कैटेगरी में अभी, तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं कि हम कैसे डेवलप बने। ठीक है, तो ये बात बताएगी। तो इस चैप्टर में मेजरली चाइना और जापान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, वो हिस्ट्री जिससे कि हमें फ़ायदा हो और वो हिस्ट्री जिससे हमें पता चले कि वो डेवलप नेशंस कैसे बने, उधर की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हर किसी का एक अलग तरीका था डेवलप बनने का, चाइना का अलग था, जापान का अलग था, वो इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें बता रखा है जो ईस्ट एशिया था, ईस्ट एशिया यानी कि चाइना हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया। तो ये सब जो देश थे ये आते हैं ईस्ट एशिया में। तो अब इन सब देशों में बताया गया है कि जो 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी, तो इनमें डोमिनेंट कौन था, डोमिनेंट यानी कि सबसे पावरफुल। तो 19th सेंचुरी क्या है, 1801 से लेकर 1900 तक का जो टाइम है उसे बोल जाते हैं 19th सेंचुरी। तो अब इन सब में डोमिनेंट कौन था, तो इन सब में डोमिनेंट उस टाइम पीरियड पे भी चाइना ही था और आज के टाइम पीरियड पे भी चाइना ही है। ठीक है, तो चाइना उस टाइम पीरियड पे एक डोमिनेंट कंट्री थी, कंट्री नहीं तुम एम्पायर कह लो, जो भी कह सकते हो, डोमिनेंट रीजन था उस टाइम पीरियड पे ईस्ट एशिया में। ठीक है, फिर बताया गया कि उधर जो रूल करती थी चाइना के बारे में, उधर जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था किंग डायनेस्टी। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे शायद चीन डायनेस्टी भी होती है, चीन, मेरे को पता नहीं इतना, तो मैं किंग बोल रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, तो जो किंग डायनेस्टी थी वो उधर रूल करती थी चाइना पे उस टाइम पीरियड पे, और लगभग इसका टाइम पीरियड क्या था, 1644 से 1912, इतने 300 साल लगभग इसने रूल करा अच्छा खासा। 1912 में लोगों ने जिससे दुखी होकर इसे पावर से हटा दिया। कैसे हटा दिया, तो इसके खिलाफ 100 सालों तक लगभग रिवोल्ट करा कि राजा तुम हटो यार, हम हमें ढंग से रूल नहीं करते, तुम हमारे देश को पीछे ले जा रहे हो वगैरह वगैरह। फिर राजा ने बहुत सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया आर्मी की वजह से। एक टाइम ऐसा आया कि भाई लोगों ने ज़्यादा तगड़ा रिवोल्ट कर दिया और 1912 में जो किंग डायनेस्टी थी उसे जड़ से उखाड़ दिया। ठीक है, तो ये बताया गया कि किंग डायनेस्टी उधर रूल करती थी। और जो जापान था, जापान एक आइसोलेटेड नेशन था उस टाइम पीरियड पे, यानी चाइना एक वो था कि वर्ल्ड वाइड नेशन था उस टाइम पीरियड पे, सिल्क रूट के तहत वो बहुत सारा ट्रेड कर लेता था और उधर जो डायनेस्टी चल रही थी वो भी सिक्योर चल रही थी उस टाइम पीरियड पे, किंग डायनेस्टी। और लेकिन जो जापान था वो एक स्मॉल आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड, आपने देखा भी हो तो स्मॉल आइलैंड था चाइना की साइड में, और वो आइसोलेशन में ज़्यादा रहता था। उसका मानना था कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो ये यूरोप वगैरह ब्रिटिशर्स वगैरह आ रहे हैं, ये आपके पास आएंगे, आपसे ट्रेड करने का वो करेंगे, लालच देंगे और आपको ट्रेड के बहाने आपको लूट के चले जाएंगे, आपको अपनी कॉलोनी बना लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो जापान नहीं बोला, और सेम टू सेम इसकी बात सही निकली। जैसे इंडिया था, इंडिया में आए जापान वाले ने, सॉरी चाइना ना, ब्रिटेन वाले, और आके थोड़ा बहुत ट्रेड करा शुरुआत में, फिर उसके बाद धीरे धीरे पावर ग्रैब करनी स्टार्ट करी और फिर पूरे इंडिया को कॉलोनी बना लिया। तो सेम टू सेम यही चीज़ जापान को पता थी कि अगर हमारे साथ तो हो जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए वो आइसोलेशन में रहते थे कि भाई किसी के साथ बाहर इतना ट्रेड नहीं करना। ठीक है, फिर बताया गया है कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स में, यानी कि 10-20 सालों में या फिर 50-60 सालों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो चाइना था, चाइना एक टर्मोइल में आ जाता है। टर्मोइल यानी कि जो दिक्कतें होती हैं, कन्फ्यूजन वगैरह, और पूरा देश कन्फ्यूजन में चला गया, यानी कि बहुत सारी चेंजेस आ रहे थे एक टाइम पीरियड पे, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, राजा को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन आ गई थी चाइना में कुछ सालों बाद। और टर्मोइल किसकी वजह से आया था, कॉलोनियल चैलेंज की वजह से आया था, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और जो जापान वाले हैं ये सब इनको तंग कर रहे थे। जापान ने क्या सोचा कि भाई अगर अभी मैं आइसोलेशन में रहता हूँ लेकिन ब्रिटेन वाले तो आएंगे ही, इससे बढ़िया है कि मैं खुद की आर्मी बना के लड़ाई करना स्टार्ट कर दूँ तो ब्रिटेन वाले नहीं आएंगे।
तो जापान सोचा कि अगर मैं किसी और की कॉलोनी बनूँ, इससे अच्छा है मैं किसी और को कॉलोनी बना लूँ। यानी कि अगर आप किसी से पिटो, इससे बढ़िया है मैं किसी और को पीट दूँ। तो जापान ने आइडियोलॉजी ली और आसपास में जो देश थे जैसे कि कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इनको डिफीट करने चला गया। इनको डिफीट करके रशिया को भी डिफीट कर दिया थोड़ा बहुत, और फिर इनका एरिया अपने अंडर में ले लिया जापान ने। यानी कि इसने भी अपनी कॉलोनीज बना ली थी। तो वैसे ही चाइना का भी बहुत सारा एरिया ले लिया था, इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, जापान से चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, जो किंग डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है कि 19th सेंचुरी में क्या होते हैं, बहुत सारे ओपीएम वॉर्स होते हैं किन के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, जो कॉलोनियल पावर्स थी उनके द्वारा चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, और जो जापान था ये भी इनसे लड़ाई कर रहा था। जापान ने इनसे लड़ाई करके बहुत सारे पोर्ट्स इनके हक में ले लिए थे, बहुत सारा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था, पूरा का पूरा कोरिया। कोरिया उस टाइम पीरियड पे चाइना के अंडर में आता था, लेकिन जापान ने लड़ाई करके पूरा कोरिया अपने अंडर में ले लिया। यानी कि इतने बड़े बड़े एरिया छीन लिए थे चाइना से। और ब्रिटेन, फ्रांस वालों ने भी बहुत सारे पोर्ट्स छीन लिए, हांगकांग भी ले लिया था, इतना बड़े बड़े एरिया छीन लिए थे इन सब ने। तो किंग डायनेस्टी का बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है, जिसकी वजह से कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सिविल वॉर क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि भाई जो किंग डायनेस्टी थी वो अच्छा कर नहीं रही थी, इतनी बार वॉर्स में हार चुकी थी चाइना किंग डायनेस्टी की वजह से। तो लोगों के मन में आ गया किंग डायनेस्टी के टुवर्ड्स गुस्सा। अगर भाई तुम्हारा राजा हारेगा तो तुम उसके टुवर्ड्स गुस्सा आएगा, भाई ये तो कुछ करता ही नहीं है, मेरा वाता रहता है। तो वैसे किंग डायनेस्टी के टुवर्ड्स गुस्सा आ गया लोगों के मन में। फिर क्या होता है, जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट में उतर गए। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट में उतर गए, और ये मान लो राजा है, ठीक है, ये राजा है और इसके अगेंस्ट में उतर गए। तो अब राजा के पास है आर्मी और बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, और इसके पास है सपोर्ट किनका, लोकल लोगों का या फिर जो सिटीजन्स हो गए उनका। तो अब कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो रही है आर्मी के बीच में और लोगों के बीच में, सेम लोगों के बीच में। इसे कहते हैं सिविल वॉर। लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी सिर्फ एक लड़ाई में, आसपास जो आर्मी थी और जो लोग थे उनके बीच में ही। और उसके बाद और बहुत सारी लड़ाई भी हुई। तो इसमें देख लो आप कितना बड़ा नुकसान होता है चाइना को। तो इस वजह से जो किंग डायनेस्टी थी उसका कंट्रोल धीरे धीरे गिर चुका था, पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, वही दूसरी ओर जो जापान था, अब हमने देखा कि 19th सेंचुरी के बाद की कंडीशन क्या है। तो 20th सेंचुरी थी उसमें, तो 20th सेंचुरी में चाइना का हाल हमने देख लिया कि भाई कैसे कन्फ्यूजन चल रहा था। कॉलोनियल चैलेंज की वजह से उनका बहुत सारा एरिया छीन गया था, किंग डायनेस्टी कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, तो अब जापान की कंडीशन देख लेते हैं। इसमें जापान की बहुत अच्छी कंडीशन चल रही थी क्योंकि जापान ने एक मॉडर्न नेशन स्टेट बना लिया था, जो कि आज के टाइम पीरियड पे बन रहे हैं, जो कि बहुत 100 सालों बाद या फिर 50-60 सालों बाद जाके बनेंगे बाकी एशिया में। जापान ने बहुत पहले बना लिया था। उधर एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना दी थी कि भाई इंडस्ट्री के बेस पे जो देश है उसकी इकोनॉमी चल रही है। अगर आपको ना बताओ तो कोई भी इकोनॉमी है वो स्टार्टिंग में प्राइमरी होती है, यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड हो इकोनॉमी, उसके बाद आती है सेकंड पे जो कि है इंडस्ट्रियल बेस्ड, और थर्ड पे आती है टर्शियरी बेस्ड। ये होती है सबसे नेक्स्ट लेवल की इकोनॉमी। ठीक है, जो कि आज के टाइम पर यूरोपियन नेशंस की है। इंडिया में भी अभी फ़िलहाल जो प्राइमरी इकोनॉमी चल रही है 45% मेरे ध्यान में एग्रीकल्चर का ही कंट्रोल है। तो अभी भी इंडिया फर्स्ट स्टेज पे है, और जो जापान था वो 1900s के टाइम पीरियड पे सेकंड पे पहुंच गया था इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जापान की। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे फिर बताया गया है कि जापान ने ये सब काम था कि एक मॉडर्न स्टेट बना लिया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना ली, उसके साथ साथ जापान ने कॉलोनियल एम्पायर भी बना लिया। कॉलोनियल एम्पायर यानी कि उसने अपनी कॉलोनी सेटअप करने लग गई। कैसे? जो ताइवान था, ताइवान को हरा दिया 1895 में। ताइवान अगर आपको ना पता हो तो जैसे ये चाइना है, तो ये मान लो चाइना है, तो इधर सी के एक छोटा सा देश है ताइवान, और जापान इधर सी का। ठीक है, तो ताइवान और जापान की लड़ाई हुई और ताइवान को हरा के अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ताइवान को 1895 में हरा दिया। फिर उसके बाद आता है कोरिया। कोरिया इधर सी का, चाइना का ही पार्ट था पहले और अब अलग देश बन चुका है। तो कोरिया को हरा दिया कब? 1910 में। चाइना के कंट्रोल में था कोरिया उस टाइम पीरियड पे, तो चाइना को हरा के 1910 में कोरिया अपने अंडर में ले लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, चाइना को भी हरा दिया।
कब हरा दिया? 1894 में। और चाइना की बहुत सारी ज़मीन ले ली, चाइना के बहुत सारे पोर्ट्स अपने कंट्रोल में ले लिए, ठीक है। फिर जो रशिया था, रशिया बहुत बड़ा देश है, उसे हरा दिया 1905 में। तो इतनी सारे देशों को हरा दिया उसने, जापान ने, और अपने कॉलोनियल एम्पायर बना दिया। रशिया का भी बहुत बड़ा इधर का पार्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था जापान वालों ने, ठीक है। फिर अब चाइना वाले इतनी बुरी तरीके से हार रहे थे, सिविल वॉर चल रहा था, ये सब चल रहा था, तो इन पे चाइना वालों का रिस्पॉन्स क्या था, रिएक्शन क्या था? तो बताया गया चाइना वालों ने जो रिएक्ट किया वो बहुत ही स्लो किया, और स्लो करने की वजह से उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आई। जैसे कि अगर फास्ट करते तो ये सिविल वॉर वगैरह ना होते, किंग डायनेस्टी ना हटती अगर जल्दी कर लेते तो, लेकिन धीरे धीरे कर रहे, इस वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आई। लेकिन उससे एक फ़ायदा भी है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करा तो बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स करे, जिनकी वजह से उन्हें आज भी फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि बोला गया है कि उन्होंने अपने जो ट्रेडिशंस थे, यानी कि अपने जो रीति रिवाज थे चाइना वालों के, उनको चेंज करा, रीडिफाइन करा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 3000 साल पहले से तुम्हारे रीति रिवाज चल रहे हो, नहीं तुम मान रहे हो। उन्होंने बोला कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उस मॉडर्न वर्ल्ड से थोड़ा कंपैटिबल बनाते हैं, यानी कि उससे थोड़ा मिलता जुलता बनाते हैं हमारे ट्रेडिशंस को। तो उन्हें थोड़ा सा रीडिफाइन करके, थोड़ा चेंज करके मॉडर्न वर्ल्ड से जोड़ा। जैसे कि उस टाइम पीरियड पे जो चाइना था वो कम्युनिस्ट नेशन बन गया था, और कम्युनिस्ट किसी भी गॉड में नहीं मानते। तो आज के टाइम पीरियड पे मोस्टली जो चाइनीज़ हैं वो एथिस्ट हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे मोस्टली चाइनीज़ एथिस्ट नहीं होंगे, गवर्नमेंट ने चेंज कराया होगा एथिज्म में। तो देख लो कैसे वो एक मॉडर्न नेशन स्टेट की तरफ बढ़ गए उसी टाइम पीरियड पे, एथिज्म में कन्वर्जन करा के, एथिज्म को फॉलो करके, यानी कि किसी भी भगवान को ना मान के, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यू को चेंज तो कराई, उसके साथ उन्होंने एक और चीज़ क्या करी कि इन सब को चेंज करने से के साथ साथ उन्हें एक अपनी नेशनल स्ट्रेंथ भी बनानी थी, कि भाई चाइना इतने सालों से हारता आ रहा है, जापान से हार गया, ब्रिटेन से हार गया, फ्रांस से हार गया, सबसे हारता ही जा रहा है। तो हमने, चाइना वालों ने सोचा कि हमें अपनी नेशनल स्ट्रेंथ, चाइना को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो चाइना है उसे फ्री करना है। कहाँ से फ्री करना है? जो वेस्टर्न नेशन है, जो जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, इन्होंने हमारे पोर्ट्स पे कब्जा कर लिया। जापान है, उसने हमारे कोरिया पे कब्जा कर लिया और अलग अलग पार्ट्स पे कब्जा कर लिया। तो उनसे हमें फ्री करना है अपने आप को, ठीक है। तो ये मोटिव्स लेके चाइना ने रिएक्ट करना स्टार्ट करा, और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सब बातों को लेके उसने रिवोल्ट फैलाया लोगों में, कि भाई जो तुम्हारा राज्य है ये तो कुछ नहीं करवाने वाला, हमारी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है तुम्हारे ट्रेडिशंस चेंज करके तुम्हें आगे मॉडर्न बनाएगी, तुम्हारी नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, तुम्हें फ्री कर देगी कॉलोनियल वगैरह लोगों से। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट दो और रिवोल्ट करो राज्य के खिलाफ। तो चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जीत गई राज्य के खिलाफ, और जो एक और रिपब्लिकन पार्टी थी उसके खिलाफ। तो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जीत गई सिविल वॉर में, जो सिविल वॉर चल रहा था आर्मी खिलाफ, ठीक है। तो वो सिविल वॉर जीत गई चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कब? 1949 में, और उसने सारे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करे, ठीक है। फिर चाइना ने अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसने सोचा कि जो 1970s तक आ गए ना वो, तो उसने सोचा कि भाई 30 साल हो गए मैं फॉलो करना, 20 साल, 1949 यानी कि लगभग 1950 में तो हम पावर में आ गए थे, तो लगभग 20 साल हो गए हमें फॉलो करते हुए। हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्पीड से नहीं बढ़ी, नॉर्मल स्पीड से बढ़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी स्पीड ज़्यादा बढ़े। तो उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करने की सोची, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करने की। वो सोचे कि हम अभी कम्युनिज़्म फॉलो कर रहे हैं। कम्युनिज़्म में क्या होता है कि भाई जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है पूरी कंट्री के, और फिर उनसे बिजनेस करती है, स्टेट ही करती है, सब कुछ स्टेट करती है, जिसमें कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका इतना रोल नहीं होता, ठीक है। तो उसने सोचा, और जो कम्युनिस्ट स्टेट होती है उसमें जो पॉलिटिक्स होते हैं, दो होते हैं, कि इकोनॉमिक स्फेयर होता है और एक होता है पॉलिटिकल स्फेयर। तो जो इकोनॉमिक स्फीयर है उसमें तो प्राइवेट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता, ये सब होता है। और जो पॉलिटिकल स्फीयर होता है उसमें ये होता है कि बस एक पार्टी रूल करेगी, वन पार्टी रूल, और वो डोमिनेंट पार्टी होगी मतलब, और उस पार्टी के कोई भी अपोजिशन नहीं होगा, नो अपोजिशन, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिकल स्फीयर में होता है, कम्युनिस्ट स्टेट में किसी में भी, और ये सब इकोनॉमिक में होता है, ठीक है। तो अब चाइना वालों ने सोचा कि भाई हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, तो हम इस इकोनॉमिक स्फीयर को चेंज कर देते हैं। जो चाइना के लीडर थे, पॉलिटिशियंस वगैरह, उन्होंने सोचा कि हम इकोनॉमी को चेंज करके कैपिटलिस्ट बना देते हैं। कैपिटलिस्ट कि भाई जिसमें जो इकोनॉमी हो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अलाउड हो और स्टेट का जो रोल है वो कम हो जाए। तो ये बात बोल के या कम हो जाए या फिर जीरो हो जाए। तो ये बात सोची चाइना वालों ने, और उन्होंने जो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बना दिया,
और चाइना में जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनकी एंट्री स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी थी वो बढ़ गई। लेकिन फिर चाइना ने सोचा कि भाई हम जो लीडर्स थे चाइना के, वो सोचे कि अगर हम पॉलिटिकल में भी डेमोक्रेसी ले आए तो कल को क्या पता हम पावर में रहे ना रहे। तो ये बोले हम पॉलिटिकल में चेंज नहीं लाएंगे, इकोनॉमी में तो तुम भाई कैपिटलिस्ट बन जाओ, लेकिन हम पॉलिटिकल चेंज नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में सिर्फ एक पार्टी रूल करेगी और कोई अपोजिशन नहीं होगा। और जब से अब तक जो चाइना है उसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है और कोई अपोजिशन नहीं है। फिर इकोनॉमी में बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, जिसकी वजह से फ्री मार्केट किया गया और जो चाइना था वो डेवलपमेंट की राह पे आगे बढ़ा। ठीक है, फिर बताया गया जो जापान था, जापान एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशन तो बन चुका था, लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल नेशन बन गया एडवांस, लेकिन इसके अंदर आ गई थी कॉलोनियल ग्रीड, यानी कि इसमें आ गई थी लालच कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को हरा के उनको अपनी कॉलोनी बना लूँ वगैरह वगैरह। तो इस चक्कर में ये वॉर्स वगैरह करता रहता था आए दिन किसी न किसी से। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड पे ऐसा आया कि इसने यूएसए के साथ वॉर कर लिया। तो ये सोचा कि यूएसए की बहुत सारी कॉलोनीज़ है, फिलीपींस वगैरह वगैरह वगैरह, और यूएसए का इतना बड़ा देश है तो हम इन पर अटैक करेंगे और फिर यूएसए को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। जापान ने कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने देख लिए। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है कि जो यूएसए था उस टाइम पीरियड पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, 1939 से लेके 1945। तो मेरे ध्यान में जो जापान था, जापान ने शायद 1945 में ही यूएसए पर अटैक करा था। नहीं, जापान ने 1941 में अटैक करा था यूएसए पे। जो यूएसए था, यूएसए का एक नेवल बेस था, नेवल बेस यानी कि जहाँ पे यूएसए की नेवी की शिप्स रखी जाती थी, नेवल बेस, जिसका नाम था पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर पे 1941 पे जो जापान था उसने यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। फिर जापान की और यूएसए की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, कई सालों तक जापान हार मानने को तैयार नहीं था, बिल्कुल यूएसए भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर यूएसए को आगे गुस्सा, यूएसए ने क्या कर दिया, यूएसए ने बना लिया एटॉमिक बॉम्ब। और जैसे ही एटॉमिक बॉम्ब बना तो 1945 में यूएसए ने क्या करा, एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दिया जापान पे, और जापान की जितनी भी डेवलपमेंट थी सब पानी पानी कर दी। जितनी भी डेवलपमेंट थी सब पानी पानी कर दी। उधर के जितने बड़े शहर थे जो नागासाकी और हिरोशिमा, दोनों बिल्कुल तहस नहस कर दिए, और जितना भी एडवांसमेंट हुई थी अब तक की सारी गिरा दी। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो उसके कॉलोनियल ग्रीड थी, वॉर वगैरह करते थे, इसकी वजह से उसे बहुत बुरी डिफीट सहनी पड़ी थी। किन के हाथों, एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस के हाथों, एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस। तो एक बार ये शब्द समझ लो, तो एंग्लो का मतलब कहीं पे भी एंग्लो आ जाए ना, उसका मतलब समझ जाना ब्रिटेन वाले हैं। तो ब्रिटेन प्लस में अमेरिका की फोर्सेस के हाथों बहुत बुरी डिफीट मिली जापान को। कब मिली, 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1945 के बाद जो यूएसए था, यूएसए को पछतावा होता है कि भाई हमने ज़्यादा बुरा कर दिया जापान के साथ। एक ही दिन में 2-3 लाख लोगों की पॉपुलेशन का सफाया कर दिया बिल्कुल ही जड़ से। तो यूएसए को बहुत ही वो हुई, शर्म आई इस बात पे। फिर उसके बाद यूएसए ने क्या करा, जापान था, जापान पे कंट्रोल स्टार्ट कर दिया कि भाई जापान में एक डेमोक्रेसी बनवा दी, और जापान को ये कह दिया कि भाई तू डेवलप हो, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा पूरा। फिर यूएसए के अंडर में जापान ने डेवलपमेंट स्टार्ट करी, और 1970s के आसपास, 1945 यानी कि लगभग 25 साल पहले, 1945 में 25 साल पहले जापान पूरा राख कर दिया था, और 25 साल में ही वो एक डेवलप नेशन बन गया। तो देख लो कितना ज़्यादा वो होगा, डिटर्मिनेशन होगा लोगों में डेवलप बनने का। ठीक है, और ये जो जापानीज़ पाथ टू मॉडर्नाइजेशन था, जिसमें जो जापानीज़ थे 1945 से लेके 1972 तक एक डेवलप नेशन बने, इसमें जो उनका बेस था, यानी कि जिसके बेस पे वो बने थे, जैसे चाइना बना था स्टार्टिंग में, उसने कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया, उसके बाद कैपिटलिस्ट में चला गया। लेकिन जो जापान था वो स्टार्टिंग से ही कैपिटलिस्ट में था, इसलिए वो जल्दी बन गया। जापान ने स्टार्टिंग से ही कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करा, कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करा। क्यों करा, क्योंकि भाई जो यूएसए था उसका कंट्रोल था उस पर। यूएसए कैपिटलिस्ट नेशन है, तो वो चाहेगा ही कि जापान भी कैपिटलिज्म को फॉलो करे। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया जापान डेवलप हो रहा था, जापान की जो इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, तो उसको जस्टिफाई किया गया कि भाई हमें जल्दी से जल्द करना है, हमें जापान को डेवलप बनाना है। क्यों करना है, क्योंकि जो वेस्टर्न देश है उनका डोमिनेशन बहुत चल रहा है वर्ल्ड पे, और एशिया पे तो बहुत सारा डोमिनेशन कर रहे हैं वेस्टर्न नेशंस। तो अगर जापान डेवलप नहीं हुआ तो एशिया बहुत पीछे छूट जाएगा। ये सब बातें हुई। फिर बताया गया कि जो रैपिड डेवलपमेंट हुई जापान में, रैपिड डेवलपमेंट,
यानी कि जोर शोर से जो डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जो कि 25 साल में कोई देश बिल्कुल ही बेस लेवल से डेवलप नेशन बन गया। तो इससे ने एक चीज़ को हाईलाइट करा, इसने एक चीज़ को अंडरलाइन करा, हाईलाइट करा, एक चीज़ को आगे लेके आया कि भाई लोगों में कितना जुनून है, यहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशन है, जो लोगों के इंस्टीट्यूशन में, रग रग में, सोसाइटी में बसा हुआ है, जो रीति रिवाज वगैरह वगैरह हैं जो जापान के लोगों के, वो कितने स्ट्रोंग है, जिन्होंने लोगों को एक साथ रखा इतने बुरे टाइम पीरियड पे कि वो डेवलप नेशन बन गए 25 साल के अंदर ही। और लोगों की जो एबिलिटी थी लर्न करने की, वो लोग कितने ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ को सीख सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो हमेशा बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते थे। जैसे अभी 1945 में बिल्कुल बेस में चले गए, फिर थोड़े साल बाद वापस कोई सुनामी आ गई, वापस बेस में चले गए होंगे, फिर वापस डेवलप बने, यानी कि वो बहुत जल्दी चीज़ों से सीख लेते हैं, ठीक है। और फिर उनकी एक स्ट्रेंथ ऑफ नेशनलिज्म भी हाईलाइट हुई कि भाई जापान में कितनी ज़्यादा देशभक्ति थी, कि जो यूएसए और जापान की लड़ाई चल रही थी तो जापान बुरे वाला पहले ही हार रहा था, लेकिन फिर भी जापान के लोग हार नहीं मान रहे थे। जापान के लोग बिल्कुल बुरी तरह से लड़ रहे थे यूएसए के खिलाफ। वो तो यूएसए के पास एटॉमिक बॉम्ब था, वरना जापान यूएसए को छोड़ता नहीं, इतनी बुरी हालत कर देता यूएसए की। तो इससे जो नेशनलिज्म की जो स्ट्रेंथ है वो भी दिखाई जाती है जापानीज लोगों में, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया जो चाइना और जापान थे, चाइना और जो जापान थे, इनकी एक लॉन्ग ट्रेडिशन है, लॉन्ग ट्रेडिशन है किस चीज़ का, इनका लॉन्ग ट्रेडिशन है राइटिंग्स का, हिस्टोरिकल्स हिस्ट्री लिखने का। जो हिस्ट्री थी वो लिखने का इधर बहुत लंबा ट्रेडिशन है, एंशियंट टाइम्स की। जैसे इंडिया है, इंडिया में भी एंशियंट टाइम्स से बहुत सारी किताबें लिखी जाने लग गई हैं, बहुत सारी किताबें लिखी जा रही थी। जैसे कि जो ऋग्वेदा हो गया, वो इंडिया की जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी है। और भी बहुत सारे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, बुद्धिज़्म के बहुत सारे टेक्स्ट हो गए, जैनिज़्म के टेक्स्ट मान लो, तो ये सब बहुत ज़्यादा पुराने हैं, एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री को दर्शाते हैं, ठीक है। तो वही चाइना और जापान में भी यही ट्रेडिशन था हिस्ट्री लिखने का, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री लिखने का ट्रेडिशन था, ये जो रूलर्स थे उनको एक गाइड की तरह काम करता था, क्योंकि हिस्ट्री में लिखा रहता था कि भाई ये राजा था, ये मान लो सपोज एक ए राजा नाम था, ठीक है, ये नाम का एक राजा था, फिर इसने ये 10 अच्छे काम करे, लेकिन इसने एक गंदा काम करा, इस काम की वजह से ये सब हुआ वगैरह वगैरह, तो ये सब हिस्ट्री में लिखा गया। फिर उसके बाद जो आने वाले राजा होंगे वो ये गंदा काम करने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उनका नाम खराब हो सकता है, और ये 10 अच्छे काम जरूर करेंगे ये सोच के कि हमारा भी अच्छा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो एक गाइड की तरह काम करती थी हिस्ट्री, ठीक है। और उस गाइड के हिसाब से स्टैंडर्ड्स बन जाते थे कि अगर कोई राजा इससे अच्छा करता था तो राजा महान हो जाता था, इससे कम करता था तो नॉर्मल हो जाता था, और ज़्यादा ही कम करता था तो उसे बिल्कुल ही खराब राजा बोल देते थे। तो हिस्ट्री एक स्टैंडर्ड बनाती थी कि राजा कितना अच्छा है, कितना नॉर्मल है वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो रूलर्स होते थे वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना के रखते थे, जो कि रिकॉर्ड्स वगैरह को हैंडल करेंगे, राइटिंग्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, जो अर्ली चाइना था, अर्ली चाइना यानी कि लगभग 100 BC के आसपास, आज से फ़िलहाल 2100 साल पहले, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे एक बंदा था सीमा कियान, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन माना जाता है अर्ली चाइना का। फिर उसने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी जो कि आज के टाइम पीरियड पे पढ़ी जाती हैं। फिर बोले कि जो जापान था, चाइना आस पड़ोस का देश है, जापान का बिल्कुल ही लगा हुआ है, तो जो चाइना में चीज़ें हो रही थी कि भाई हिस्ट्री राइटिंग्स हो रही थी इतने बड़े हिस्टोरियंस के अंडर में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट बन रहे थे, तो ये सब चीज़ें जापान में भी होने लग गई, क्योंकि उधर जाके लोगों ने बताया कि भाई चाइना में हो रहा है, तुम भी करो। तो जापान वाले बोले हम क्यों पीछे रहे, तो इन्होंने भी हिस्ट्री लिखने का स्टार्ट करा। और फिर जैसे जो मीजी गवर्नमेंट थी, चाइना में एक मीजी गवर्नमेंट आई थी, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो 1868 था। 1868 में एक रेवोल्यूशन आता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। 1868 से पहले जो जापान था उसे रूल करती थी एक मिलिट्री पावर, जो मिलिट्री का ग्रुप था वो रूल करता था जापान को। लेकिन 1868 में एक रेवोल्यूशन आता है जिसकी वजह से जो राजा था, एम्परर था, उसकी पावर को रिस्टोर कर दिया जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में कभी एम्परर रूल करता होगा, फिर एम्परर को जड़ से उखाड़ दिया मिलिट्री ने कि भाई अब से हम राज करेंगे, हम तो मिलिट्री वाले हैं, हमारे बस पर राज शासन चल रहा है, तो तू क्या रूल करेगा, हम मिलिट्री वाले रूल करेंगे। फिर एम्परर को गुस्सा आया, एम्परर ने कई सालों तक रिवोल्ट करे पब्लिक के साथ मिलके, और इस रिवोल्ट को बोला गया मेजी रिस्टोरेशन,
तो इस रिवोल्ट को मेजी रिस्टोरेशन बोला गया है, कई सालों तक चला, 1868 में सक्सेसफुल हो गया और जो एम्परर था उसको गद्दी दे दी गई जापान की। तो अब बना दी उसने मेजी गवर्नमेंट। मेजी राजा ने अपना नाम चुना था, ठीक है। तो जो मेजी गवर्नमेंट बनी 1868 के बाद, उसका पहला काम ये था कि उसने जापान में एक डिपार्टमेंट बना दिया, ब्यूरो बना दिया, डिपार्टमेंट। क्या करने का? जो कि रिकॉर्ड्स को लिखेगा, रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करेगा और उन्हें राइट करेगा। तो ये सब के लिए स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट बना दिया 1869 में। तो ये दिखाया गया कि जापान में भी राइटिंग को कितनी अहमियत दी जाती थी, ठीक है। फिर बताया गया जापान में जो रिटन वर्ड यानी जो लिखाई वगैरह है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। कोई भी अगर कोई चीज़ लिख देता था तो उसे बहुत ही पढ़ा विद्वान मानते थे, ठीक है। लिटरेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, यानी कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होता था उसे बहुत वैल्यू करते थे लोग, ठीक है। और फिर उस टाइम पीरियड पे बताया गया बहुत सारे रिटन मटेरियल्स भी अवेलेबल थे हिस्ट्री वगैरह के, और जो स्कॉलरली राइटिंग्स होती हैं, जैसे कि किसी बंदे ने पुराने टाइम पीरियड पे कोई स्टडी कंडक्ट कराई हो उसके बारे में लिख रखा हो, और जो बहुत सारे लिटरेचर होते हैं रिलीजियस वगैरह, वो सब भी अवेलेबल थे जापान में। प्रिंटिंग, फिर बोला गया जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग थी, यानी कि जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग की जो यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी जो कंपनीज वगैरह होती हैं जो किसी भी बुक को प्रिंट या फिर पब्लिश कराती हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। कब? 18th सेंचुरी में, यानी कि लगभग 1700s के आसपास। तो 1700s के आसपास किसी भी नॉर्मल एशियन देश में ये सब सिस्टम इतना आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन चाइना और जापान में ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी थी कि उस टाइम पीरियड पे कोई भी बुक लेते थे आप तो आप बता सकते थे कि इस इंडस्ट्री से बन के आई है। तो ये बताया गया है। फिर बोला गया है कि उधर के राइटर्स की बहुत बड़ी अहमियत है, कि आज के टाइम पीरियड की जितनी भी स्टडीज़ वगैरह हैं, मेजर मॉडर्न जो स्कॉलरशिप्स हैं, मॉडर्न स्कॉलरशिप यानी कि जो आज के टाइम पीरियड पे लोगों को पढ़ाया जाता है स्टडी वगैरह, वो चाइनीज़ और जापानीज़ इंटेलेक्चुअल्स के राइटिंग्स पे बनी हैं। चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल जापान के भी थे, जैसे एक चाइना के इंटेलेक्चुअल का नाम बताया गया लियांग किचाओ, एक जापान के इंटेलेक्चुअल का नाम बताया गया क्यूमे कुनिताके। तो ये सब जो नाम के इंटेलेक्चुअल थे, ये दो बंदे, इनकी राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है आज के टाइम पीरियड पे। तुम जो हिस्ट्री पढ़ते हो चाइना जापान की या फिर उस टाइम पीरियड के उधर के एरिया की, तो वो इन्हीं लोगों की देन है। फिर बताया गया है कि बहुत सारे राइटिंग्स, यूरोपियन लोगों की भी बहुत सारी राइटिंग पढ़ाई जाती है आज के टाइम पीरियड पे, जैसे कि जो मार्को पोलो था उसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, इटली का बंदा था ये, और ये चाइना इंडिया वगैरह ये सब घूमने आया था, ठीक है। और फिर दो चार और बंदे थे, जैसे कि मैटियो रिकी भी चाइना घूमने आया था। फिर एक बंदा था लुइस फ्रोइस, ये जापान घूमने आया था। तो इन सब की राइटिंग से भी हमें उधर के एरिया के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में उस टाइम पीरियड की, ठीक है। फिर एक ऐसे एक बंदे का नाम दिया गया है नेटो कोनान। ये बंदा एक बहुत बड़ा स्कॉलर था चाइना का, लीडिंग स्कॉलर, जिसकी राइटिंग्स ने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इसमें एक बताया गया कि जो जापान और चाइना है, उधर जो सरनेम्स हैं, जैसे अपने ऐसे लिखा जाता है कि जैसे कि XYZ कुमार, सरनेम पीछे लिखा जाता है, लेकिन जो चाइना था उधर पहले लिखा जाता है कुमार XYZ। तो चाइना और जापान में सरनेम पहले आता है फर्स्ट, और उसके बाद में नेम आता है, ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो मेन हेडिंग है इंट्रोडक्शन, वो स्टार्ट होती है चैप्टर की। अभी तक हमने ओवरव्यू देखा था, अब मेन इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो इसमें बताया गया जो चाइना और जापान थे, इनके बीच में एक बहुत बड़ा मार्क्ड फिजिकल कॉन्ट्रास्ट था। कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिफरेंस, फिजिकल यानी कि जो शेप साइज है उसमें, जैसे कि जापान छोटा सा देश है और चाइना बड़ा सा देश है, ठीक है। तो मार्क फिजिकल डिफरेंस था। तो बताया गया चाइना बहुत बड़ा देश था, चाइना के बारे में बताया गया। वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री, जो कि बहुत सारे क्लाइमेट जोन्स में ट्रैवल करती है, जैसे कि कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बड़ी ठंड पड़ रही है, कहीं पे धुंध पड़ रही है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे बहुत सारी बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये सब चाइना में देखने को मिलता था, ठीक है। फिर बताया गया चाइना में 3 मेजर रिवर सिस्टम है, 3 रिवर सिस्टम, जैसे कि पहली का नाम है येलो रिवर,
दूसरे का नाम है यांगसे रिवर, तीसरे का नाम है पियर रिवर। इनके चाइनीज नाम भी बताए गए हैं, हुआंग हे। येलो रिवर को हुआंग हे कहा जाता है, यांगसे रिवर को चांग जियांग कहा जाता है। और ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड की जो सबसे तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है वो है यांगसे। ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं, आप इसे लार्जेस्ट कह सकते हो, थर्ड लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, लॉन्गेस्ट मैंने गलती से बोल दिया। तो पहली है अमेजोन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में फ्लो करती है, ब्राज़ील वगैरह के पास। ठीक है, दूसरी है नील रिवर जो कि इजिप्ट में है। अब ये मेन इजिप्ट में है, बाकी 10 अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें कि नील रिवर फ्लो करती है, लेकिन इजिप्ट में इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसका मेजरली पार्ट इजिप्ट में है। जो थर्ड लार्जेस्ट है वो है यांगसे रिवर या फिर चांगजियांग जो कि चाइना में है। ठीक है, फिर बताया गया जो चाइना का जो मोस्टली एरिया है वो माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ी इलाका है चाइना का मोस्टली। ठीक है, फिर उसके बाद चाइना के जो एथनिक ग्रुप्स थे उनके बारे में बताया गया, यानी कौन से लोग रहते थे इधर। तो जो मोस्ट डोमिनेंट है यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है वो है हान ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्रुप है। और जो मेजर लैंग्वेज है वो है चाइनीज़, जिसे मंडारिन भी बोलते हैं या फिर पुतोन गुआ भी बोलते हैं इसे। ठीक है, फिर बताया गया बहुत सारी अलग अलग एथनिसिटीज़ भी हैं, जैसे कि यूइगर एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो चाइना में पाई जाती है, इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं चाइना वाले। फिर है हुई, फिर है मानचू और है तिब्बतन। तो तिब्बतन के साथ कितना बुरा अत्याचार करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तिब्बतन वाले लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। और जो मानचू हैं उन्हें भी आप जानते होंगे, जो किंग डायनेस्टी थी उसके जो रूलर वगैरह थे, उसके जो नोबल्स वगैरह थे वो मानचू लोग थे। तो ये मानचू जो राजा की डायनेस्टी थी वो भी कम थी पॉपुलेशन में, तो इसलिए ये भी एक माइनॉरिटी है। यूइगर भी एक माइनॉरिटी है और तिब्बतन भी और हुई भी। ठीक है, यूइगर के साथ भी बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, आए दिन न्यूज़ में रहता है। तिब्बतन के साथ तो होता ही है, और मानचू और हुई का मेरे को पता नहीं। ठीक है, फिर बोला बहुत सारे डायलेक्ट्स भी हैं लैंग्वेज के, जैसे कि कैंटोनीज़, यूई डायलेक्ट बोलते हैं इसे। फिर संघाई में जो चाइनीज़ लैंग्वेज का डायलेक्ट हो गया उसे संघाइनीज़ बोलेंगे। कैंटोन में जो चाइना की जो चाइनीज़ लैंग्वेज उसका डायलेक्ट होगा उसे कैंटोनीज़ बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं वू। फिर बोले कि बहुत सारी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी हैं अलग अलग, उनका नाम नहीं दे रखा। ठीक है, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस। फिर बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे फूड भी डाइवर्स तरीके से पाए जाते हैं चाइना में, जैसे कि 1 2 4 फूड बताए गए हैं मेजरली अलग अलग। जैसे कि पहला है साउदर्न और कैंटोनीज कुइसीन का मतलब होता है फूड, कोई भी भोजन। तो साउदर्न और कैंटोनीज कुइजीन पाए जाते हैं। तो ये जो फूड का टाइप होता है, भोजन का टाइप होता है साउदर्न कैंटोनीज कुइजीन, इसमें होता है डिमसम। उनकी एक डिश है डिमसम जो इसके अंडर में आती है। इसमें क्या होता है, मेजरली पेस्ट्रीज वगैरह होती हैं, पेस्ट्रीज वगैरह, केक वगैरह, डम्पलिंग्स वगैरह, ये सब। ठीक है, और डिमसम का मतलब होता है, लिटरली मीनिंग देखा जाए तो वो चीज़ जो कि आपके दिल को छू ले, टच योर हार्ट। ठीक है, तो पहला फूड का टाइप बता दिया, साउदर्न और कैंटोनीज कुइजीन। दूसरा पार्ट है जो नॉर्थ में बनाया जाता है, ये पार्ट साउथ में बनाया जाता था। नॉर्थ में बनाया जाता है क्या, वीट उधर का स्टेपल फूड है, रोटी वगैरह। ठीक है, फिर जो तीसरा था फूड का टाइप वो था सेचुआन प्रोविंस। जो सेचुआन प्रोविंस है उधर का चाइना का, जो कि अरुणाचल प्रदेश है ना हमारे इंडिया में, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है और ये इधर चाइना की बॉर्डर टच हो रही है, तो इधर से जो प्रोविंस है उसे बोलते हैं सेचुआन प्रोविंस, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नॉर्थ वेस्ट में, इस साइड में। ठीक है, तो जो सेचुआन प्रोविंस है यहाँ पे एक रेड हॉट स्पाइसी कुइजीन बनाया जाता है। रेड हॉट स्पाइसी कुइजीन, मसाले वगैरह डाल के एक भोजन बनाया जाता है बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला, तो वो कुइजीन बनाया जाता है। फिर बताया गया कि अब इधर स्पाइसेस कहाँ से आए, स्पाइसेस आए थे इंडिया से। कब आए, जब बुद्धिस्ट धर्म फैल रहा था, बुद्धिज़्म फैल रहा था,
तो बुद्धिस्ट लोग जो मोंग्स वगैरह आ रहे थे वो अपने साथ स्पाइसेस वगैरह लेके आए थे इधर, ठीक है, सिल्क रूट के ज़रिए। फिर बताया गया चिल्ली भी डाली जाती है इसमें, और चिल्लीज़ इंडिया में स्टार्टिंग से नहीं पाई जाती, चिल्लीज़ पुर्तगीज़ लोग लेके आए थे इंडिया में, तो वैसे ही वो इंडिया से आ गई चाइना में, ठीक है, ये बताया गया है। तो उन दोनों से जो चिलीज़ और स्पाइसेस हैं इन सबसे एक रेड हॉट फियरी डिश बनाई जाती है सिचुआन प्रोविंस में। फिर बताया गया जो ईस्टर्न चाइना है उसके बारे में बता दिया कि उधर राइस और व्हीट दोनों खाए जाते हैं। तो ये 4 डिश बता दी, साउथर्न कैंटोनीज क्विजीन, नॉर्थ में व्हीट और सिचुआन प्रोविंस, और ईस्ट में राइस और व्हीट। फिर जो जापान था उसके बारे में बताया गया है। चाइना के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब जापान के बारे में। जापान कोई ऐसा यूनाइटेड मेनलैंड देश नहीं है, बहुत सारे आइलैंड्स की स्ट्रिंग्स है, यानी कि छोटे छोटे से 3-4 आइलैंड है, उनको कलेक्टिवली जापान बोल देते हैं, ठीक है। तो 4 बड़े बड़े आइलैंड है जिनके नाम दिए गए हैं होन्शू, क्यूशू, शिकोकू और होक्काइडो। तो ये 4 बड़े बड़े आइलैंड से उनके नाम दिए गए हैं। फिर बताया गया कि एक आइलैंड है जो कि साउदर्न मोस्ट है, यानी कि जो सबसे नीचे आइलैंड आता है उसका नाम है ओकिनावन चेन। फिर उसका लैटिट्यूड बताया गया कि उसका जो लैटिट्यूड है, यानी कि जो ये है, मान लो ये कोई लैटिट्यूड है, तो ये इधर मान लो आइलैंड है, तो उसकी जो जिस लैटिट्यूड पे वो आइलैंड टच हो रहा है वो लैटिट्यूड सेम लैटिट्यूड बहामास आइलैंड का है, यूएसए के साइड में जो बहामास आइलैंड है वो। तो लैटिट्यूड बताया गया है बहामास आइलैंड का जो लैटिट्यूड है वही जो ओकिनावन चेन है उसका लैटिट्यूड है। फिर बताया गया है कि जितना भी एरिया है जापान में उससे 50% से ज़्यादा माउंटेन एरिया है, और जापान एक बहुत ज़्यादा एक्टिव अर्थक्वेक जोन में आता है, यानी कि आए दिन यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमी जीरो चली जाती है, फिर वो वापस जीरो से स्टार्ट करते हैं, वापस डेवलप बनते हैं। तो ये सब बताया गया है। फिर अब कई सालों तक तो यही सिलसिला चलता रहा कि भाई वापस जीरो पे आते, फिर वापस 100 पे जाते, 0 100 वगैरह वगैरह। फिर जापान वालों के मन में आई कि भाई हम कुछ स्मार्ट ट्रिक खेलते हैं कि अब अर्थक्वेक और सुनामी तो हमेशा आती रहेंगी, अब जगह छोड़ के जा नहीं सकते, तो हम आर्किटेक्चर चेंज कर लेते हैं कि हम अपने घरों को इस तरीके से बनाएंगे कि अर्थक्वेक में गिरेंगे नहीं, हम अपने घरों को इस तरीके से बनाएंगे कि सुनामी में गिरेंगे नहीं। तो उनका आर्किटेक्चर चेंज कर दिया उन्होंने, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ था इन जियोग्राफिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है। फिर बताया गया है जो पॉपुलेशन थी उसमें जो एथनिक लोग थे वो कौन कौन से थे। मेनली जापानीज़ लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी माइनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे चाइना में थी तो 2 माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि कोरियन माइनॉरिटी है इधर और एक एनू माइनॉरिटी है। तो जो एनू लोग हैं वो नॉर्दर्न जापान की जो आइलैंड्स है उधर की जो नेटिव लोग हैं उन्हें एनू बोला जाता है। और जो कोरियन लोग हैं, कोरियन लोग इधर कहाँ से आ गए, तो जापान वाले लोगों ने कोरिया पे अटैक करा था, अगर आपको पता हो तो कोरिया पे अटैक करा था और कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था 1910 में। तो अब ये सब करने की वजह से जो कोरिया था वो कॉलोनी बन गया। फिर जापान वाले सोचे अब कोरिया वाले लोगों का यूज़ करते हैं, कोरिया से लोगों को भर भर के ले आए जापान में और उनसे फ्री का काम कराने लग गए, स्लेव ट्रेड वगैरह ये सब करने लग गए, ठीक है, या फिर सस्ते में काम कराने लग गए। तो इन सब की वजह से जो कोरिया के लोग पहले इधर आए थे वो इधर रहने लग गए और अब वो माइनॉरिटी का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। फिर बताया गया जो जापान था उसमें एनिमल रियरिंग का कोई ट्रेडिशन नहीं है, यानी कि जैसे इंडिया में बहुत पुराने सालों से गौ पालन चल रहा है, भेड़ बकरी ये सब पालते हैं लोग, लेकिन जापान में ये सब सिस्टम नहीं था। जापान में मेजरली एग्रीकल्चर और हंटिंग करके ही गुजारा करते थे वो। एग्रीकल्चर में बोला गया जो राइस था उधर की स्टेपल क्रॉप है, और जो हंटिंग है उसमें वो फ़िश की हंटिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि आइलैंड नेशन है तो पानी में फ़िश आराम से मिल जाती है और फिश से वो मेजरली प्रोटीन का सोर्स पूरा करते हैं अपना। फिर बताया गया एक बहुत बड़ी पॉपुलर डिश है जिसका नाम है सुशी, आपने नाम भी सुना होगा, नेट पर सर्च कर लेना, जिसे सशिमी भी कहते हैं। ये एक रो फिश होती है, यानी कि इस फिश को पकाया नहीं जाता, सीधा ही लोगों को दे दिया जाता है खाने को। तो ये आज के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है, जापान की डिश है ये, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।